हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज हम भारत का इतिहास पढ़ाने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे प्राचीन भारत का इतिहास, मध्य भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। तो चलिए देख लेते हैं। पाषाण काल नोट्स में देख लेते हैं। जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। आधैतिहासिक काल में लिपि के साक्ष्य तो हैं, किंतु उनके अपाठ्य एवं दुर्बोध होने के कारण उससे कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। जब से लिखित विवरण मिलते हैं वह ऐतिहासिक काल है। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाणकालीन सभ्यता तथा आधैतिहास के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता एवं ताम्र सभ्यता, आहार जोरपे आदि आते हैं, जबकि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास से ऐतिहासिक काल का आरंभ हुआ। सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान प्रारंभ हुआ। पाषाण निर्मित उपकरणों की अधिकता के कारण संपूर्ण पाषाण युगीन संस्कृति को 3 मुख्य चरणों में विभाजित किया गया है। यह पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। उपकरणों की विभिन्नता के आधार पर पूरा पाषाण काल को भी 3 कालों में विभाजित किया गया है। पूरा पाषाण काल क्रोड उपकरण, हस्तकुठार, खंडक एवं विदारणीय। मध्य पूरा पाषाण काल में फलक उपकरण तथा उच्च पूरा पाषाण काल में तक्षणी एवं खुरचनी उपकरण। सर्वप्रथम पंजाब की सो नदी घाटी, पाकिस्तान से चापर, चापिंग, पेबुल संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए। सर्वप्रथम मद्रास के समीप बदमदुर्रा तथा अस्थिरम पक्कम से हैंड एक्स संस्कृति के उपकरण प्राप्त किए गए। इस संस्कृति के अन्य उपकरण क्लीवर, स्क्रैपर आदि हैं। भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण, इंडियन जियोलॉजिकल सर्वे के वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूसफुट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने मद्रास के पास पल्लवरम नामक स्थान से पहला हैंड एक्स प्राप्त किया था। उनके मित्र विलियम्स किंग ने अस्थिरम पक्कम से पूर्व पाषाण काल के उपकरण खोज निकाले। वर्ष 1935 में डीटीरा के नेतृत्व में एल कैम्ब्रिज अभियान दल ने सोन घाटी में सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान किए। बेलन घाटी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के GR शर्मा के निर्देशन में अनुसंधान किया गया। पूरा पाषाण काल से संबंधित यहाँ 44 पूरा स्थल प्राप्त हुए हैं। उपकरणों के अतिरिक्त बेलन के लोहदा नामक क्षेत्र से इन काल की अस्थि निर्मित मातृदेवी की एक प्रतिमा मिली है, जो संप्रति कौशाम्बी संग्रहालय में सुरक्षित है। फलकों की अधिकता के कारण मध्य पूरा पाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहा जाता है। इन उपकरणों का निर्माण क्वार्टजाइट पत्थर से किया गया है। पूरा पाषाण कालीन मानव का जीवन पूर्णतः प्राकृतिक था। वे प्रधानतः शिकार पर निर्भर करते थे तथा उनका भोजन मांस और कंदमूल हुआ करता था। अग्नि के प्रयोग से अपरिचित रहने के कारण वे कच्चा मांस खाते थे। इन युग का मानव शिकार एवं खाद्य संग्राहक था। इस काल के मानव को पशुपालन तथा कृषि का ज्ञान नहीं था। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867-68 ईस्वी में हुई, जब आर्कीबाल्ट कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र से शैलचित्र रॉक पेंटिंग खोज निकाले। मध्य पाषाण काल के विशिष्ट औजार सूक्ष्म पाषाण या पत्थर के बहुत छोटे औजार हैं। भारत में मानव अस्थि पंजर सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त होने लगता है। गुजरात स्थित लंघना सबसे महत्वपूर्ण पुरा स्थल है। यहाँ से लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त पशु की हड्डी, कब्रिस्तान तथा कुछ मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ से 14 मानव कंकाल भी मिले हैं।
मध्य पाषाणकालीन महदाह प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से हड्डी एवं सिंह निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी.आर. शर्मा ने महदाह के 3 क्षेत्र का उल्लेख किया है, जो झील क्षेत्र, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा था। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सिंह निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। डॉक्टर जयनारायण पांडे द्वारा लिखित पुस्तक पुरातत्व विमर्श में महदाह, सराय, नहर, राय एवं दमदमा तीनों ही स्थलों से हड्डी के उपकरण एवं आभूषण पाए जाने का उल्लेख है। दमदमा में किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्र से कुल मिलाकर 41 मानव समाधान ज्ञात हुए हैं। इन समाधानों में से 5 समाधान युग्म समाधान हैं और एक समाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले हैं। शेष समाधान में एक कंकाल मिले हैं। इस प्रकार कुल 48 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। सराय, नहर, राय से ऐसे समाधि मिली है जिनमें 4 मानव कंकाल एक साथ दफनाए गए थे। यहाँ की कब्रें समाधियाँ आवास क्षेत्र के अंदर स्थित थी। कब्रें छिछली तथा अंडाकार थी। विंध्य क्षेत्र के लेखैया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालात में हैं तथा अधिकांश क्षत-विक्षत अवस्था में हैं। अमेरिका के ओरेगॉन विश्वविद्यालय के जॉन आर. लुकास के अनुसार लेखैया में कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली हैं। पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ। पशुपालन के साक्ष्य भारत में आजमगढ़, होशंगाबाद मध्य प्रदेश तथा बागोर भीलवाड़ा राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण काल के मानव शिकार करके, मछली पकड़कर और खाद्य वस्तुओं का संग्रह कर पेट भरते थे। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। भारत में सर्वाधिक 700 से अधिक शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 243 क्रमांक दिए गए हैं। 243 को क्रमांक दिए गए हैं। इनमें से 133 शिलाश्रयों में चित्रकारी प्राप्त हुई है। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया है। सर्वप्रथम खाद्यान्नों का उत्पादन नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ। इसी काल में गेहूं की कृषि प्रारंभ हुई। नवीनतम खोज के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व मध्य के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित, यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डिहवा इलाहाबाद जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित, यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। माना जाता था चीन की यांगत्यूजी नदी घाटी क्षेत्र में लगभग 7000 ईसा पूर्व चावल उगाया गया। मक्का लगभग 6000 ईसा पूर्व का प्रथम साक्ष्य मेक्सिको में पाया गया। बाजरा 5500 ईसा पूर्व चीन में, सोरघम 5000 ईसा पूर्व अफ्रीका में, राई 5000 ईसा पूर्व में दक्षिण पूर्वी एशिया में तथा जई 2300 ईसा पूर्व में यूरोप में सर्वप्रथम उगाया गया। मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल बुर्जहोम जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुआ।
गर्तावास के साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त हुए। इस पुरास्थल की खोज वर्ष 1935 में डेटेरा एवं पीटरसन ने की थी। गुप्तकराल कश्मीर में स्थित नवपाषाणिक स्थल है। गुप्तकराल का अर्थ होता है कुलाल अर्थात कुम्हार की गुहा। यहाँ के लोग कृषि एवं पशुपालन का कार्य करते थे। चिरांद बिहार के सारण जिले में स्थित है। यहाँ से नवपाषाणिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ से हड्डी के अनेक उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहाँ से प्राप्त उपकरण हिरण के सींगों से निर्मित हैं। नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में मृतक को दफनाने के स्थल के रूप में बृहत् पाषाण स्मारकों की पहचान की गई। नवपाषाण कालीन पुरास्थल से राख के टीले कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक स्थान से प्राप्त हुए। पिकलीहल, उतनूर आदि स्थलों से भी राख के टीले मिले हैं। ये राख के टीले नवपाषाण युग युगीन पशुपालन समुदायों के मौसमी शिविरों के जले अवशेष हैं। आग का उपयोग नवपाषाण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ। इस चरण में पत्थर एवं तांबे के उपकरणों का साथ साथ प्रयोग जारी रहा। इसी कारण इसे ताम्रपाषाणिक संस्कृति कैल्कोलिथिक कल्चर कहा जाता है। ताम्रपाषाणिक का अर्थ है पत्थर एवं तांबे के प्रयोग की अवस्था। भारत में ताम्रपाषाण युग की बस्तियां दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश, पश्चिम महाराष्ट्र तथा दक्षिण पूर्वी भारत में पाई गई है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में अनेक पुरास्थलों की खुदाई हुई है। ये हैं आहाड़, बालाथल, बागोर, उजियाना एवं गिलुंद। ये पुरास्थल बनारस घाटी में स्थित है। बनारस घाटी में स्थित होने के कारण इसे बनारस संस्कृति भी कहते हैं। आहाड़ का प्राचीन नाम ताम्बवती अर्थात तांबा वाली जगह है। गिलुंद, बालाथल, उजियाना में घरों को चारदीवारी से घेरा गया है। आहाड़ के पास गिलिंद में मिट्टी की इमारत बनी है, किंतु कहीं कहीं पक्की ईंटें भी लगी है। गिलिंद में तांबे के टुकड़े मिले हैं। आहाड़ संस्कृति 2100 से 1500 ईसा पूर्व अन्य ताम्रपाषाणिक संस्कृति से भिन्न है, क्योंकि जहाँ दूसरे केंद्र में लाल व काले लेप के मृद्भांड बने हैं, वहीं यहाँ पर इस लेप के ऊपर सफ़ेद रंग की चित्रकारी की गई कृष्ण लोहित मृद्भांड परंपरा विशिष्ट रही है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा, कायथा, एरड़ और नवदाटोली प्रमुख स्थल है। नवदाटोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक पुरास्थल है, जो खारगोन जिले में स्थित है। इसका उत्खनन H.D. संकालिया ने किया था। यहाँ से मिट्टी, बाँस एवं फूस के बने चौकोर एवं वृत्ताकार घर मिले हैं। यहाँ के मूल मृद्भांड लाल काले रंग के हैं, जिन पर ज्यामितीय आरेख उत्कीर्ण है। कायथा संस्कृति, जो हड़प्पी संस्कृति की कनिष्ठ समकालीन है, इनके मृद्भांडों में कुछ प्राक हड़प्पीय लक्षण दिखाई देते हैं। साथ ही इन पर हड़प्पाई प्रभाव भी स्पष्ट दिखाई देता है। इन संस्कृति की लगभग 40 बस्तियां मालवा क्षेत्र से प्राप्त हुई हैं, जो अत्यंत छोटी मालवा संस्कृति अपने मृद्भांडों की उत्कृष्टता के लिए जानी जाती है। मध्य प्रदेश के कायथा और एरड़ की तथा पश्चिमी महाराष्ट्र में इनामगांव बस्तियां किलाबंद है। यह पंसारी लोग पश्चिमी छोर पर रहते थे।
जबकि सरदार प्रायः केंद्र स्थल में रहता था। यहाँ से अन्नागार भी मिला है। पूर्वी भारत में गंगा तटवर्ती चिरांद के अलावा पश्चिमी बंगाल के बर्दवाल जिले के पांडुराजन, डिंबरू और बीरभूम जिले में महिषदल उल्लेखनीय ताम्रपाषाणिक स्थल है। कुछ अन्य पुरास्थल जहाँ खुदाई हुई है वे हैं बिहार में सेनुवाल, सोनपुर और ताराडीह तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में खैराडीह और नरहर। बिहार, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में रहने वाले लोग टोटी वाले जलपात्र, गोड़ीदार तस्तरियाँ और गोड़ीदार कटोरे बनाते थे। दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र और अन्यत्र रहने वाले ताम्रपाषाणिक युग के लोग मवेशी पालन और कृषि करते थे। वे गाय, भेड़, बकरी और भैंस रखते थे और हिरण का शिकार भी करते थे। यहाँ से ऊँट के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मुख्य अनाज गेहूँ और चावल के अतिरिक्त वे बाजरे की भी खेती करते थे। ताम्रपाषाण युग के लोग शिल्प कर्म में निसंदेह बड़े दक्ष और पत्थर का काम भी अच्छा करते थे। वे कार्नेलियन, स्टेटाइट और क्वार्ट्ज क्रिस्टल जैसे अच्छे पत्थरों के मनके या गुटिकाएँ भी बनाते थे। वे लोग कताई और बुनाई जानते थे क्योंकि मालवा में चरखे और तकली मिली है। महाराष्ट्र में कपास, सन और सेमल की रुई के बड़े धागे भी मिले हैं। इनाम गांव में कुंभकार, धातुकार, हाथी दांत के शिल्पी, चूना बनाने वाले और खिलौने की मिट्टी की मूर्ति, टेराकोटा बनाने वाले कारीगर भी दिखाई देते हैं। इनाम गांव में मातृ देवी की प्रतिमा मिली है जो पश्चिमी एशिया में पाई जाने वाली ऐसी प्रतिमा की प्रतिरूप है। मालवा और राजस्थान में मिली रूढ़ शैली से बनी मिट्टी की वृषभ मूर्तिकाएँ यह सूचित करती हैं कि वृषभ सार धार्मिक पंथ का प्रतीक था। पश्चिमी महाराष्ट्र की चंदौली और नेवासा बस्ती में कुछ बच्चों के गलों में तांबे के मनकों का हार पहनाकर उन्हें दफनाया गया है, जबकि अन्य बच्चों की कब्रों में सामान के तौर पर कुछ बर्तन मात्र है। महाराष्ट्र में मृतक को उत्तर दक्षिण की दिशा में रखा जाता था, किंतु दक्षिण भारत में पूर्व पश्चिम की दिशा में। पश्चिमी भारत में लगभग संपूर्ण शवाधान एक्सटेंडेड बरियल प्रचलित था, जबकि पूर्वी भारत में आंशिक शवाधान फ्रैक्शनल बरियल चलता था। सबसे बड़ी निधि मध्य प्रदेश के गुंगेरिया से प्राप्त हुई है। इनमें 424 तांबे के औजार एवं हथियार तथा 102 चांदी के पतले पत्थर हैं। कायथा के एक घर में तांबे के 28 कंगन और 2 द्वितीय ढंग की कुल्हाड़ियाँ पाई गई हैं। इसी स्थल से स्टेटाइट और कार्नेलियन जैसे कीमती पत्थर की गोलियों के हार पात्रों में जमा पाए गए हैं। गणेश्वर स्थल राजस्थान में क्षेत्रीय ताम्र पट्टी के सीकर झुंझुनू क्षेत्र के तांबे की समृद्ध खानों के निकट पड़ता है। दक्षिण भारत में ब्रह्मगिरी, पिकलीहल, संगनकल्लू, मस्की, हल्लूर आदि ताम्रपाषाणिक युगीन बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं। दक्षिण भारत में कृषि की अपेक्षा चारागाह संस्कृति का अधिक प्रमाण मिलता है। भारत में सर्वप्रथम 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में नियुक्त किया गया था। 1871 ईस्वी में पुरातत्व सर्वेक्षण को सरकार के एक विभाग के रूप में गठित किया गया था। वर्ष 1901 में
लॉर्ड कर्जन के समय में इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में केंद्रीकृत कर जॉन मार्शल को इसका प्रथम महानिदेशक बनाया गया था। वर्ष 1902 में जॉन मार्शल ने कार्यभार ग्रहण किया। प्रश्न कोश को देख लेते हैं। रॉबर्ट ब्रूस फुट थे एक, तो आपका हो जाएगा भूगर्भ वैज्ञानिक पुरातत्वविद। ए और बी दोनों हो जाएगा। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार रॉबर्ट ब्रूस फुट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। जियोलॉजिकल सर्वे से संबंध। रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की, अतः स्पष्ट की। इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए और बी दोनों ही हो सकते हैं। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया था, तो आपका हो जाएगा ए थॉमसन ने। डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय में 1818 और 1820 में एक आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉमसन ने किया था। यद्यपि थॉमसन ने 1836 ईस्वी में इसी वर्गीकरण के अनुसार संग्रहालय की वस्तुओं का विवरण प्रकाशित किया था। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था, तो आपका हो जाएगा डी मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़, होशंगाबाद मध्य प्रदेश तथा बागोर भीलवाड़ा राजस्थान से मिलते हैं। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वह स्थान है, तो आपका हो जाता है आदमगढ़ यानी सी। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं, तो आपका हो जाता है महदहा से, सरायनहा राय से, यानी सी और डी दोनों हो जाएंगे। मध्य पाषाणकालीन महदहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी.आर. शर्मा महदहा में 3 क्षेत्र का उल्लेख करते हैं, जो झील क्षेत्र, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा था। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। सरायनहा राय से भी अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुआ है, तो आपका हो जाता है सरायनहा राय से, महदहा से। ए और बी दोनों हो जाएंगे। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, तो आपका हो जाता है दमदमा से, यानी बी। मध्य गंगा घाटी के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सरायनहा राय, महदहा तथा दमदमा का उत्खनन हुआ। दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्र से कुल मिलाकर 41 मानव समाधान ज्ञात हुए हैं। इस समाधान में से 5 समाधान युग्म समाधान है और एक समाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले हैं। शेष समाधान में एक एक कंकाल मिले हैं। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्राप्त हुई थी, तो आपको हो जाता है नवपाषाण काल में। खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ। यही वह समय है जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुआ। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है, तो आपका हो जाता है नर्मदा घाटी, यानी डी।
भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में अवस्थित हथनौर होशंगाबाद नामक पुरास्थल से प्राप्त हुआ। इसी खोज पुरातत्वविद अरुण सोनकिया द्वारा 5 दिसंबर 1982 में किया गया था। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? तो आपका हो जाता है नर्मदा घाटी यानी सी। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, तो आपका हो जाता है सी, जौ। आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 खाद्य अनाजों का उपयोग किया गया है, जो गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, सोरघम, राई एवं जई अनाजों के पौधे विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में विद्यमान थे, जिन्हें बीजों के रूप में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पर मानव ने उगाया। वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम जौ बाली 8000 ईसा पूर्व के आसपास भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य स्थित पश्चिमी एशिया के देश में मानव द्वारा उगाया गया। बाद में लगभग इन्हीं क्षेत्र में 8000 ईसा पूर्व के आसपास ही गेहूं, बीट भी उगाए जाने लगा। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो आपका हो जाता है लहुरा देव से यानी बी। नवीनतम खोज के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व तक के बीच चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित, यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डिहवा इलाहाबाद जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित, यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। माना जाता था उपरोक्त संदर्भों में अब यदि विकल्पों में लहुरा देव रहता है तो उपयुक्त विकल्प वही होगा, परंतु लहुरा देव के विकल्प में न होने की स्थिति में उसका उत्तर पूर्व की भांति होगा। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो आपको हो जाता है मेहरगढ़ से यानी डी। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो आपका हो जाता है मेहरगढ़ यानी सी। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिम क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं, तो आपका हो जाता है मेहरगढ़। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो आपका हो जाता है मेहरगढ़ से। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिलते हैं, तो आपका हो जाता है डी मेहरगढ़। दिए गए विकल्पों में प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण सर्वप्रथम बलूचिस्तान के कच्छी मैदान स्थित मेहरगढ़ से मिलते हैं, जिसकी प्रमाणिक तिथि 7वीं सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व 7000 ईसा पूर्व है, जबकि किलीगुल, मुहम्मद एवं कालीबंगा की प्राचीनतम तिथि क्रमांक 4000 ईसा पूर्व एवं 3500 ईसा पूर्व है। अतः विकल्प डी सही उत्तर है।
निम्नलिखित में से किस स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? तो आपका हो जाता है बांगोर यानी सी। मध्य पाषाण काल के पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश में होशंगाबाद के निकट आदमगढ़ पुरास्थल और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित बागोर से मिलते हैं। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो आपका हो जाता है ताम्र पाषाण युग को यानी सी। ताम्र पाषाण युग को चालकोलिथिक कैलकोलिथिक युग भी कहा जाता है। आहड़ सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, ये सही है, जानते थे। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, ये गलत है, वो लोग परिचित थे। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, ये सही है। यहाँ से काले लाल रंग के मृतभांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग की ज्यामितीय आकृति उकेरी गई है, ये भी सही है। हमारा उत्तर हो जाएगा ए। आहड़ दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में स्थित एक प्रमुख ताम्रपाषाणिक संस्कृति का स्थल है। आहड़ संस्कृति के लोग मूलतः कृषि एवं पशुपालक थे। वे गेहूँ, जौ तथा चावल से परिचित थे। आहड़ का एक अन्य नाम ताम्बवती तांबा वाला स्थान भी मिलता है, जिससे सूचित होता है कि यहाँ तांबा बहुतायत में उपलब्ध था। यहाँ के निवासी तांबे को गलाकर मनचाही वस्तु तैयार करते थे। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख साधन था। यहाँ से काले लाल रंग के मृतभांड भी प्राप्त हुए हैं, जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग से ज्यामितीय आकृति उकेरी गई है। इस प्रकार विकल्प ए सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो आपका हो जाता है बी मेहरगढ़। बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित पुरास्थल मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो आपका हो जाता है HD सांकलिया ने। नौदा टोली मध्य प्रदेश का उत्खनन दक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर HD सांकलिया ने किया था। यह स्थल इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्रपाषाणिक ग्राम स्थल है, जिसकी तिथि ईसा पूर्व 1600 से 1300 के मध्य निर्धारित की गई है। नौदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो आपका हो जाता है मध्य प्रदेश में यानी डी। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है, तो आपका हो जाता है बी मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में शवों को विभिन्न प्रकार की समाधियों में दफनाने की परंपरा विद्यमान थी। इन समाधियों को जो विशाल पाषाण खंडों से निर्मित है, बृहद पाषाण या मेगालिथ के नाम से जाना जाता है। इनके विभिन्न प्रकार हैं, जैसे शिष्ट समाधि, पीठ सर्किल, कैर्न सर्किल, डोलमेन, अम्ब्रेला स्टोन,
हुडस्टोन, कंदराय मेहिर। राक का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो आपका हो जाता है बी संगनकल्लू। कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक नवपाषाण कालीन पुरास्थल से राक के टीले प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका हो जाता है ए गुफाओं के शैलचित्र। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैलचित्र कला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इन गुफाओं में जीवन के विभिन्न रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया, जिनमें हाथी, सांभर, हिरण आदि के चित्र हैं। अब तक लगभग 700 शरणार्थियों की पहचान की जा चुकी है, जिनमें 133 में चित्र पाए गए हैं। निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका हो जाएगा बी भीमबेटका। भीमबेटका की गुफा कहाँ स्थित है? तो आपका हो जाएगा अब्दुल्लागंज, रायसेन। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो आपका हो जाएगा बी भीमबेटका। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैलचित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? तो आपका हो जाता है सी B.S. वांगकंकर। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैलचित्र कला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इसकी खोज वर्ष 1957 में B.S. वांगकंकर ने की थी। यूनेस्को ने भीमबेटका शैलचित्र को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया है। भीमबेटका को किसने खोजा था? तो आपका हो जाता है सी डॉक्टर विष्णुधर वांकडकर। गैरिक मृदभांड पात्र OCP का नामकरण हुआ था? तो आपका हो जाता है ये हस्तिनापुर में। गंगा यमुना दोआब की सांस्कृतिक परंपरा संभवतः उस संस्कृति के साथ शुरू होती है जिसे अपने अत्यंत विशिष्ट मृदभांड के नमूने के कारण गेरुवर्णीय गैरिक मृदभांड संस्कृति OCP कहा गया। BB लाल ने वर्ष 1951 में हस्तिनापुर में सर्वप्रथम गैरिक मृदभांड प्राप्त किया था और वही इसका नामकरण हुआ। ताम्रश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो आपका हो जाएगा उत्तर से दक्षिण की ओर। महाराष्ट्र की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति जोरबे संस्कृति के नेवासा, दैमाबाद, कौंठे, चंदोली, नामगांव आदि पुरास्थल से घरों से मृतकों को अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण की दिशा में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। कब्र में मिट्टी की हड्डियां और तांबे की कुछ वस्तुएं भी देखी जाती हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? तो आपका हो जाएगा बी बोरजोहो। जम्मू एवं कश्मीर में श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम में स्थित बोरजोहोम से नवपाषाण कालीन अवस्था
में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है। गर्तावास गड्ढे वाले घर भी यहाँ की प्रमुख विशेषता है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? तो आपका हो जाता है बुर्ज से, यानी ये गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो आपका हो जाता है ए बुर्ज से। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ऐतिहासिक स्थान, ख्याति का कारण, तो आपका हो जाएगा चंद्रकेतुगढ़ और गणेश्वर, यानी 2 और 3 दोनों। इसमें से हो जाएगा आपको उत्तर डी। बुर्जहोम नामक नवपाषाणिक पुरा स्थल जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है। इस पुरा स्थल की खोज वर्ष 1935 में डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। इस पुरा स्थल से गर्तावास के साक्ष्य की प्राप्ति हुई है। चंद्रकेतुगढ़ पश्चिम बंगाल प्रांत में स्थित एक प्रमुख ऐतिहासिक पुरातात्विक पुरा स्थल है जो विद्याधरी नदी के तट पर अवस्थित है। यहाँ से ऐतिहासिक काल के टेराकोटा कला के कई उदाहरण प्राप्त हुए हैं जो तात्कालिक शिल्प कौशल की एक असामान्य विशेषता प्रदर्शित करता है। गणेश्वर राजस्थान प्रांत में स्थित एक प्रमुख ताम्रपाषाणिक पुरास्थल है। इस पुरास्थल की खोज राजस्थान विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग के प्रोफेसर रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी। इस पुरास्थल से दोहरी पेंचदार सिरे वाला ताम्र बाड़ाग्र, मछली पकड़ने का कांटा तथा विभिन्न प्रकार के मृद भांड प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार विकल्प डी सही उत्तर है। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो आपका हो जाता है लेखैया, यानी डी। डॉक्टर जे.एन. पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के अनुसार विंध्य क्षेत्र के लेखैया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालात में हैं तथा अधिकांश क्षत-विक्षत अवस्था में प्राप्त हुए हैं। अमेरिका के ओरेगांव विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकास के अनुसार लेखैया में कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए देख लेते हैं। विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया। कारण आर देख लेते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपका हो जाएगा ए। ए और आर दोनों ही सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। जी.आर. शर्मा ने सराय नहर राय में खुदाई के बाद यह अवधारणा दी कि नूतन भूतल काल के अंत में सूखे के कारण विंध्य क्षेत्र में भोजन की कमी के कारण लोगों ने गंगा घाटी क्षेत्र में प्रवास किया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? तो आपका हो जाता है ए संस्कृति। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण
आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो आपका हो जाता है ए अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम 1814 से 1893 ईस्वी को एक ब्रिटिश सेनाधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियर्स के साथ काम करने के लिए तैयार किया गया था। उन्हें ही भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? तो आपका हो जाता है सी भोपाल। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है। भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित यह भारत सरकार के संस्कृति विभाग के अंतर्गत स्वायत्तशासी संग्रहालय है।